हेलो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये पार्ट 3 है। इसमें हम सीखेंगे रासायनिक संयोग के नियम या फिर कह सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखो भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो स्टडी की जाती है वो केमिकल इक्वेशंस की ही की जाती है। और जो 19वीं सेंचुरी के कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने अभिक्रियाओं के बारे में कुछ बताया और उन्होंने क्या बताया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, वो हमेशा किसी न किसी एक नियम को फॉलो करके ही कंप्लीट होती है। और इन नियमों को ही उन्होंने रासायनिक संयोग के नियम कह दिया। ठीक है, तो अब हम स्टडी करेंगे कि वो नियम हैं कौन से। हमारा पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नियम रूस के वैज्ञानिक M.B. लोमोनोसोव ने 1756 में दिया था। इन्होंने कहा इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए जानते हैं ये नियम है क्या। द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। देखो भाई, जब ये नियम दे दिया गया इसके बाद लैंडोल्ट ने इस नियम की पुष्टि की अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक विशेष आकार का एक उपकरण बनाया और इस उपकरण में क्या किया, इन्होंने कांच की 2 नलियाँ लीं और H आकार में जोड़ दी और इन दोनों नलियों में अभिकारक पदार्थों के घोल भरा और घोल भर के इनके मुंह को सील बंद कर दिया। सील बंद करने के बाद इस उपकरण को उन्होंने तोला और तोलने के बाद इसका वेट कर लिया। वेट करने के बाद उस वेट को, जो भी वेट आया था, उसे नोट कर लिया। इसके बाद इन्होंने इस उपकरण को क्या किया कि इसे पूरी तरह इधर उधर को हिलाया और हिलाने के बाद फिर से इसका वेट किया। वेट करने के बाद इन्हें रिजल्ट क्या मिला, जो आंकड़े निकल के आए उस आंकड़ों से इन्होंने बताया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बने हुए उत्पादों का जो द्रव्यमान था वो अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर था। मतलब अभिक्रिया में जो हमने अभिकारक लिए थे उनका हमने पहले द्रव्यमान तोला था, उसके बाद जो उत्पाद बने उनका द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर निकला, जिससे कि क्या सिद्ध हो गया कि द्रव्यमान संरक्षित है या फिर हम कह सकते हैं द्रव्य अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसे बनाया जा सकता है। इन्होंने अपनी उस उपकरण में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया था, जिससे AgCl बना और NaNO3 बना था। इसके बाद आता है हमारा दूसरा नियम, जो कि फ्रेंच वैज्ञानिक JL प्राउस्ट ने 1799 में दिया। ये नियम कहता है चाहे कोई भी रासायनिक यौगिक है और वो चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या प्राप्त किया गया हो, उस यौगिक के अंदर तत्वों के जो द्रव्यमान होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही संयुक्त रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में संयुक्त रहते हैं। इसीलिए इस नियम का नाम भी उन्होंने स्थिर अनुपात का नियम रख दिया। देखो भी, इस नियम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं और वह एग्जाम्पल क्या है। देखो, हम जल को देखते हैं तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, 2 तत्व होते हैं और इन 2 तत्वों में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। अब देखो, ये जल चाहे नल से निकाला गया हो, कुएं से लिया गया हो, नदी से लिया गया हो, झरने से लिया गया हो, समुद्र से, वर्षा से या फिर प्रयोगशाला में बनाया गया हो, चाहे कहीं से भी लिया हो, उसमें सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में यानी 1:8 के रेशियो में ही हमें मिलता है। हम इस एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि जो कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है या यौगिक होता है वो एक निश्चित अनुपात यानी भारानुपात के अनुसार ही रहता है। जैसे हम CO2 को भी ले सकते हैं। CO2 में भी 2 तत्व होते हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, और इनका अनुपात क्या होता है 3:8। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी विधि से बनाई गई हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सिंथेटिक, चाहे लेबोरेटरी में कैसे भी बनाई गई हो, उनके यौगिक में जो CO2 यौगिक है उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो 3:8 ही मिलेगा हमें। तो इस उदाहरण के द्वारा, इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा क्या हुआ, ये स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन हो जाता है या फिर हम पुष्टि कह सकते हैं कि हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा नियम और तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। ये जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। ये नियम है क्या, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से
संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके दो ऑक्साइड या फिर हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के भार में जो कार्बन के निश्चित भार यानी 12 ग्राम भार से संयोग करते हैं और जो कि 16:32 या फिर हम कह सकते हैं 1:2 का एक सरल अनुपात देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑक्साइड आपस में एक गुणित अनुपात के नियम को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा चौथा नियम, जिसे हम कहते हैं गैलुसैक का गैसीय आयतन नियम। ये नियम गैलुसैक ने ही दिया था। 1808 में ये नियम उन्होंने दे दिया था। और ये नियम है क्या, देखते हैं। एक समान ताप और दाब पर जब दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उसके अभिकारक आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैसें हों, उनके आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपाती होते हैं। हम इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब एक हाइड्रोजन गैस एक क्लोरीन गैस से आपस में संयोग करके अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अब इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एक अनुपात लिया गया है और क्लोरीन भी एक अनुपात लिया गया है, जो कि दोनों अभिकारक हैं। मगर उत्पाद में हमें हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिली है जो कि 2 अनुपात में पाई जाती है। अब यहाँ पे सभी अभिकारी और उत्पाद पदार्थ वो सब तीनों के तीनों गैसीय अवस्था में हैं, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:2, जिसे हम क्या कह देते हैं, ये इनका सरल अनुपात कहलाएगा। ये गैलुसैक का नियम है। इसके बाद सीखेंगे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो डाल्टन थे उन्होंने ये जो रासायनिक संयोग के नियम थे, इन्हीं नियमों पे चिंतन किया, इन नियमों को डीपली स्टडी किया। इन्होंने बताया कि जो सूक्ष्म कण हैं जो किसी द्रव्य या मैटर का निर्माण करते हैं वही परमाणु हैं। यानी हम जानते हैं कि छोटे छोटे कण मिलकर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। हमने पहले चैप्टर में 9th में पढ़ा है कि छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं। डाल्टन ने अपने तर्क दिए और वो तर्क क्या थे, जैसे कि पहला है, द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कह देते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। दूसरा पॉइंट था, किसी तत्व विशेष के सभी परमाणु एक प्रकार के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तत्व के अंदर जो परमाणु होते हैं उनका आकार, परिमाण और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। ये इनका दूसरा पॉइंट था। इसके बाद इनका तीसरा पॉइंट था, एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दो तत्व के परमाणुओं के आकार, परिमाण, द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। अगर हम कह सकते हैं एक हाइड्रोजन गैस को ले लें और एक H2O को ले लें तो उनके मॉलिक्यूल्स के परिमाण और आकार और द्रव्यमान सब कुछ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। जो तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, वो अपना अस्तित्व खुद रखते हैं। डाल्टन ने पांचवा पॉइंट दिया, परमाणु अविनाशी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ना तो इन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इन्हें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। छठा पॉइंट है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया की इकाई होते हैं, या हम कह सकते हैं इसे, ये वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग होते हैं। देखो, तत्वों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर ही कोई अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। उसके बाद इन्होंने सातवां पॉइंट बताया, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से निश्चित पूर्णांक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु या फिर हम कह सकते हैं अणु बनाते हैं। यौगिक परमाणु का मतलब होता है अणु। जॉन डाल्टन की थ्योरी से हम परमाणु के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। डाल्टन के सिद्धांत से हमने परमाणु के बारे में अच्छे से जाना, मगर डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी थी। ठीक है, तो हम अब सीखेंगे डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की सीमाएं क्या थी। तो पहली सीमा थी, यह सिद्धांत गैलुसैक के नियम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। जो गैलुसैक का नियम था उसे ये सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया। और दूसरा पॉइंट था, दूसरी सीमा क्या थी, यह सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं कर सका कि क्यों और कैसे परमाणु संयोग करके अणु बनाते हैं।
तीसरी सीमा क्या थी कि किसी भी अणु में परस्पर जो परमाणु संयोग करते हैं, जो बंध बनाते हैं, उन बंधों की प्रकृति की व्याख्या करने में भी ये नियम या फिर हम कह सकते हैं ये सिद्धांत असफल रहा या असमर्थ रहा। और चौथा पॉइंट है इसमें, यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते और पर अणु मुक्त अवस्था में क्यों रह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण तथा रासायनिक अभिक्रिया की इकाई है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अणु। अणु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। अणु किसी पदार्थ, और वो पदार्थ क्या हो सकता है, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है, अणु कहलाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन के दो परमाणुओं को एक साथ अटैच कर दें तो क्या बनता है, H2, और H2 क्या है, एक अणु है। इसी तरीके से N2, O2, Cl2 ये जितने भी हैं, या फिर हम कह सकते हैं O3, ये सब अणु अवस्था में पाए जाते हैं